Hello everyone, this is Educational Warrior and today we are discuss about Bohr's model। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड थॉमसन मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट बोर्स मॉडल को कवर करेंगे। ओके, तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, किस 11th क्लास के मेन एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये कवर करना चाहिए, राइट। तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बोर्स मॉडल में दो थ्योरीज थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बोर्स ने कुछ पोस्ट्यूलेट्स दिए थे, आइए उन्हें देख लेते हैं, राइट। तो जो बोर्स के फर्स्ट और सेकंड पोस्ट्यूलेट थे वो थोड़े थोड़े सिमिलर थे रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस के, राइट। अब चलो इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बोर ने क्या कहा, बोर ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा, एटम हैज़ अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है और उसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और फिर उसके बाद सेकेंड थिंग इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम के सेंटर पे, यानी एटम के बिल्कुल बीच में ये लाई करता है, वहाँ पर लोकेटेड है। सेकेंड पोस्ट्यूलेट में क्या हुआ, सेकेंड पोस्ट्यूलेट में उन्होंने कहा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर वे में न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहते हैं, उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में ये बोला। और सेकंड थिंग इज एट्रैक्शन फोर्स। अब सबसे पहले क्यों डी मैरिज थे रदरफोर्ड के, कि उनसे पूछा गया था, रदरफोर्ड ने ये बोला था जब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो न्यूक्लियस की, ये बात वैसे रदरफोर्ड ने बोली थी पहले, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के सराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं एक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ, है ना। तो उनके डी मैरिज में उनसे बाकी सारे साइंटिस्ट ने क्वेश्चन ये किया था कि रदरफोर्ड आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली वो न्यूक्लियस के इधर उधर गोल गोल चक्कर क्यों काटता है, वो उसके अंदर जाके गिरता क्यों नहीं है, ठीक है। इतना स्टेबल, मतलब आप तो स्टेबिलिटी को आपने बताया ही नहीं एटम की कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं पर वो उससे जाके चिपक क्यों नहीं रहे, राइट, वो न्यूक्लियस पे जाकर गिर क्यों नहीं रहे। रदरफोर्ड से जब ये क्वेश्चन किया गया था तो उस टाइम पे उनके पास में इस चीज़ का आंसर नहीं था। तो जब उनके पास इस चीज़ का आंसर नहीं था तो फिर बोर आए, बोर ने फिर ये बात बोली, बोर ने कहा कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक न्यूक्लियस के सराउंड चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ पे और वो नहीं गिरते न्यूक्लियस पे जाके, क्योंकि उसके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है ना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की, जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन वो बराबर होते हैं उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को सर्कुलर, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर घुमाएंगे ना तो वो ऑब्जेक्ट बाहर गिरने की टेंडेंसी को एक्सपीरियंस करता है, राइट, जो बराबर है जो इलेक्ट्रॉन भी ऑब्जर्व करता है जब उसे न्यूक्लियस अपने सराउंड रोटेट करवाता है तो वो भी इस बाहर निकलने की टेंडेंसी को एक्सपीरियंस करता है और यही फोर्स इक्वल होती है उन पे लगने वाले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की। उन्होंने ये कहा कि अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन न्यूक्लियस, राइट। इसे हम कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट में बोर ने ये बोला और उन्होंने रीज़न तो बेसिकली दे ही दिया था कि क्यों नहीं उसके अंदर जाके गिरते, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने उनसे एक और क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया, उन्होंने बोला
बोर, आपने चलो ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंड सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते रहते हैं, हमने मान लिया, आपने बोल दिया, आपने प्रूफ भी कर दिया इक्वेशन देके। लेकिन आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का जहाँ मन करेगा वो पूरे के पूरे एटम के अंदर न्यूक्लियस के वहीं चक्कर गोल गोल काटने लग जाएगा, या उसका कोई फिक्स पाथ है? तो उस टाइम बोर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसका भी एक फिक्स पाथ होता है ना। तो उन्होंने उसके लिए एक इक्वेशन दी, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वहीं रिवॉल्व कर सकते हैं, उसी शेल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जहां एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है NH/2 की। अब सबसे पहले क्लियर करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर कितना मास है और वो किस वेलोसिटी से आपकी साइड में आ रहा है या किसी भी ऑब्जेक्ट की साइड में जा रहा है, हम उसको बोलते हैं मोमेंटम, राइट। लेकिन हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं तो चीज़ें सर्कुलर होंगी, तो हमने यहाँ पर रेडियस का भी यूज़ कर लिया, इसलिए हमने इसको मोमेंटम ही नहीं एंगुलर मोमेंटम यूज़ किया। हमने नहीं, बोर ने यूज़ किया, क्या यूज़ किया, एंगुलर मोमेंटम। और उन्होंने क्या उसके इक्वल बताया, उन्होंने कहा ये वही सड़क, वही पाथ लाई करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही वे होगा जहाँ पे ये वाली इक्वेशन लाई करती होगी, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2 की, जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2 का, राइट। अब देखो, इतने ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना, बस यहाँ पर n कोई सा भी होल नंबर हो सकता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एसेट्रा। यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम फिल कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और 2 पाई तो हम लोग बेसिकली मैथ्स में भी यूज़ करते हैं, तो इतना घबराने वाली इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बस याद रखना है, mvr इज इक्वल्स टू n, कोई सा भी यहाँ पर होल नंबर हो सकता है, h प्लैंक कांस्टेंट है और अपॉन में इसके 2 पाई है, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी ना वो हमेशा होल नंबर होगी, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये कभी भी 1.5 नहीं होगी, 1.2 नहीं होगी, ऐसे करके बाकी के जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो हम n की वैल्यू की जगह यूज़ नहीं कर सकते, बस इतनी सी चीज़, ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट में आप ज़्यादा मत घबराना। अब अब इसके आगे वाली क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, राइट। स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो होते हैं दोज ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वे है, जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जहाँ पर वो रिवॉल्व करते हैं एक न्यूक्लियस के अराउंड, तो हम उसे कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जो उसके लिए एक फिक्स पाथ होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फिक्स पाथ होता है जहाँ पर वो चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है न्यूक्लियस के, है ना। अब इसके बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, थ्योरी में हम लोग देख लेंगे कि क्वांटम एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होती है और कॉन्टीन्यूस एनर्जी क्या होती है, तो मैं आपको तभी बताऊंगी आपको, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कुछ डेरिवेशन है इससे पहले, राइट। अब डीमेरिट्स में क्या होता है, डीमेरिट्स में रदरफोर्ड से एक और क्वेश्चन ये भी हुआ था कि आप ये बताइए, सबसे पहली चीज़ आपने ये कहा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, पहले तो वो उस पर गिर नहीं रहा है आके। फिर दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंड चक्कर काटेंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक की रेडियस, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की रेडियस कौन कौन तय करेगा, कौन बताएगा क्या रेडियस है। तो ये चीज़ भी बोर ने स्टडी की। जो बोर थे वो सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टडी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बोर सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को ही रिसर्च करते थे, राइट। उन्होंने स्टडी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की स्टडी करी हुई थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडियस फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पर हाइड्रोजन का यूज़ किया सबसे पहले, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होता है। उन्होंने हीलियम में से क्या किया, अब उन्हें चाहिए तो था कोई एलिमेंट, अब चाहे वो हाइड्रोजन हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ यूज़ करी इस एक्सपेरिमेंट में अपने। तो उन्होंने हीलियम लिया और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करा दिया और उसको +2 का चार्ज दिलवा दिया। नहीं, हीलियम का 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाया और उसे सिंगल
हीलियम प्लस आयन बना दिया, राइट, उस पर चार्ज आ गया। और उन्होंने लिथियम के साथ क्या किया, उसके तो बेचारे के 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करा दिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से, राइट। तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था, हीलियम को उन्होंने छोड़ा नहीं, उसका एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या किया, लूज करवा दिया, उसे प्लस आयन बना दिया। फिर उन्होंने लिथियम को लिया और उसके तो 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े और उसे लूज करा दिया, उसे उस पर लिथियम पे +2 का चार्ज ले लिया। और उनसे कहा गया, बाकी साइंटिस्ट ने बोला कि आप आगे भी ऐसे ही करो ना, आप लिथियम पे क्यों रुक गए, चलो आप आगे भी ऐसे स्टडी कर लेते हैं ना, वो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालते रहते हैं और सिर्फ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। तो बोलने का नहीं, बस मैं इतनी की स्टडी कर सकता हूँ, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, जो हाइड्रोजन की तरह हो। हाइड्रोजन जैसा बनाने के लिए उन्होंने हीलियम और लिथियम के 1 और 2 रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, लूज करा दिया। अब सबसे पहले इक्वेशंस याद रखनी है। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोला था बोर ने कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होता है। थर्ड पोस्टुलेट में बोला था ना कि यही वाली सड़क होगी जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, यही वाली सड़क होगी, बाकी कोई सा भी वे हो, इलेक्ट्रॉन वहाँ रिवॉल्व नहीं कर सकता। सिर्फ यही इक्वेशन है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, यही उसका फिक्स्ड पाथ होगा, राइट। सबसे फर्स्ट थिंग आपको इस डेरिवेशन के लिए ये लर्न कर लेनी है, ये अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेकंड थिंग इज आपको ये ध्यान रखना है कि कोलम्बिक फोर्स, जो बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में बोली थी कि कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोलम्बिक फोर्स क्या, वो न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम कोलम्बिक फोर्स कहते हैं। वो बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाते हो, मैंने आपको बताया था ना, तो वो वाली फोर्स की इक्वल होती है। कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कोलम्बिक फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा अगर आपको डेरिवेशन करनी है तो, और इस डेरिवेशन की बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। KQ1 Q2 अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन R। कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला है KQ1 Q2 अपॉन R² इज इक्वल टू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन R। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि जो बोर थे उन्होंने अपने थर्ड पोस्टुलेट में बोला था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है NH/2π के, ये भी हम रेडियस के लिए ही यूज़ करेंगे। और कोलम्बिक फोर्स बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और उसके फॉर्मूलाज उन्होंने दे रखे हैं। उन्होंने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन R², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन R, राइट। अब इसके डेरिवेशन देख लेते हैं। सबसे पहले Q1 और Q2 किन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, तो Q1 मैंने यहाँ साइड में लिखा है आपके लिए। Q1 जो है, Q1 को हम अंदर वाले न्यूक्लियस पे लगने वाले चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, राइट। तो Z हम एटॉमिक नंबर के लिए शो करते हैं, जिससे हमें प्रोटॉन्स की वैल्यू पता चलती है, और हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ठीक है। तो Q1 क्या होता है, एटॉमिक नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चार्ज, और Q2 क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज जो उस पर लग रहा है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज लग रहा है वो तो Q2 हो जाएगा, ठीक है, जो किसी भी ऑर्बिट के लिए यूज़ करेंगे। और Q1 क्या होती है, एटॉमिक नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चार्ज की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाती है Q1 की वैल्यू। चलो अब पुट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मली देखते हैं, मैंने बोला कि Z को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एटॉमिक नंबर के लिए। किस में यूज़ करते हैं भाई, साइंस में क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर को हम हमेशा Z से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर E इसीलिए यूज़ किया है, E इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए डिनोट किया गया, Z एटॉमिक नंबर और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। कि Q1 मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो वो Q1 की वैल्यू आती है, ठीक है। तो Q1 की जगह तो Z इंटू E का प्रोडक्ट आ गया, और Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चार्ज होता है, Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चार्ज होता है, तो Q2 की वैल्यू यहाँ पर E आ गई, और अपॉन में R² जैसा था वैसे हमने R² लिख दिया।
इज इक्वल्स टू में हमने एम वी स्क्वायर अपॉन आर को कुछ भी नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस हमने यहाँ पर क्या किया, इसमें Q1 और Q2 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ZE और इनटू में E, के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्या किया, इस आर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हमने टोटल इनको मल्टीप्लाई किया ना, तो के जेड ई यहाँ पर 2 बार था, तो ई का स्क्वायर, ये वाला आर ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आर आ जाएगा, राइट। के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर आ जाएगा एम सिंगल है तो एम, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर, और ये नीचे से आर स्क्वायर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाके आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये के जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे एम की, इस इक्वेशन में हम एम की मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, एम के जेड ई स्क्वायर, हमने m को मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड, राइट। m पहले हमारे पास इक्वेशन थी के जेड ई स्क्वायर, इसमें हमने m की मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा m के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हम यहाँ पर हमारे पास थी एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हमने m के साथ m की मल्टीप्लाई करी तो वो m स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे ही हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर और आर स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करते हैं, एम वी आर की जगह हम यूज़ करते हैं, एम वी आर की जगह हम यूज़ करते हैं एन एच बाई 2 पाई को। तो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं एन एच बाई 2 पाई के होल स्क्वायर को, राइट। तो अब हमने कुछ नहीं किया, बस इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, एम के जेड स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू एन एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई के हो गया। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पर सिर्फ रेडियस को रहने दिया, बाकी सारी चीज़ों को सेकंड साइड में ले गए, इक्वल्स टू के उधर छोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ, आर इज इक्वल्स टू, जब हमने इसके होल वाइज को खोला तो ये एन स्क्वायर और एच स्क्वायर हो गया, अपॉन में जब हमने ये ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कोई पावर को आप सिंपली ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, नो, ये 2 की 2 के साथ ऐसी होती। लेकिन अगर 2 की यहाँ पे 2 की पावर अगर 3 दे दी होती तो हम ऐसे करते 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बट अभी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे होल स्क्वायर 2 का है तो हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। फिर हम पाई को जब हम पाई की मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के साथ तो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा नॉर्मली। एम के जेड ई स्क्वायर को हमने उधर शिफ्ट किया था तो ये मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाके डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पर आ गया 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में एम के जेड ई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वेरी कौन कौन सी वैल्यूज़ करती हैं और कॉन्स्टेंट क्या क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एन, यहाँ पर एन वो एन की वैल्यू वेरी करेगी और यहाँ पर z की वैल्यू वेरी करेगी, यानी हमारा एटॉमिक नंबर, कोई सा भी एटम ले सकते हैं हम, एटॉमिक नंबर चेंज होगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमेशा चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि वही तो हमें गिवन क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू के बेस पर ही पूछा जाएगा हमसे कुछ भी। लेकिन एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ये सारी जो वैल्यूज़ है ना वो फिक्स्ड हैं, राइट, ये कांस्टेंट है। तो इन सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ को सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 और एन स्क्वायर और एच एन स्क्वायर अपॉन में जेड, इन दोनों की वैल्यू वेरीज करती हैं, तो हमने इन दोनों को सॉल्व नहीं किया, बाकी जितने भी कांस्टेंट थे उन्हें सॉल्व करके आंसर ये आता है, राइट। तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.529 इंटू 10⁻⁻10 m, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं बताती हूँ 10⁻⁻10 को हम एस्ट्रॉन्ग यूनिट से डिनोट करते हैं, तो हम इस पर ए नॉट यूज़ कर लेते हैं, हम इसकी जगह ए नोट लगा देते हैं, किसकी जगह, 10⁻⁻10 मीटर की जगह, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके लिए, मैंने यहाँ पे मैंने आपको सब क्लियर करने के लिए शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है। अब r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 0 का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया तो आप समझ जाना, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड और 10⁻⁻10 का मैंने स्ट्रॉन्ग यूनिट कर दिया, जहाँ पर दोबारा बताती हूँ, n जो है
वो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डिनोट होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है, इसकी वैल्यू वेरी करेगी। जेड होता है एटॉमिक नंबर कि हम कौन से एटम के लिए यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, तो उसके लिए ये भी वैल्यू वेरी करेगी, कुछ भी हो सकता है ना। ये दोनों वैल्यूज़ वेरी करेंगी, तो हमने इनको सॉल्व नहीं किया था, बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमारा 0.5 to 9 × 10⁻⁻10 आंसर आ रहा था। तो हमने 10⁻⁻10 को 1 एस्ट्रॉन यूनिट के साथ चेंज कर दिया और n² को ऐसे ही छोड़ दिया। तो फाइनल जो आर की वैल्यू निकल कर आती है, हमारी फाइनल फॉर्मूला जो बोर्स ने प्रूव किया था, वो होता है R = 0.529 n² इंटू एस्ट्रॉन यूनिट। ठीक है, ये हमारा फाइनल फार्मूला होता है और ये हमारी डेरिवेशन रेडियस की डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है इसके अंदर कि द फार्मूला इज़ एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ ओनली। ये जो फॉर्मूला है ना रेडियस वाला, बोर की रेडियस का जो फॉर्मूला है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन और उसकी तरह दिखने वाली स्पीशीज़ के लिए। यानी ऐसी स्पीशीज़ हाइड्रोजन की तरह दिखने वाली, ऐसी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ मतलब स्पीशीज़ जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके लिए एक बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन भी है, आप इसको देख सकते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखो, एन की वैल्यू हम क्या लेते हैं, एन की वैल्यू हम लेते हैं ऑर्बिट के लिए, राइट। एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए, एन इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और इन्होंने जेड तो हमें बता दिया, एटम कौन सा दिया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे एन ऑर्बिट के लिए और जेड एटॉमिक नंबर के लिए शो किया है, राइट। तो हम इसे फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, R = 0.529 इंटू n² एस्ट्रॉन्ग यूनिट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी, एन ऑर्बिट के लिए, जेड हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर के लिए। तो R = 0.529 इंटू थर्ड ऑर्बिट के लिए बोला था इन्होंने, थर्ड ऑर्बिट, तो हमने क्या किया 3 ले लिया, एन का स्क्वायर होता है तो थर्ड का स्क्वायर कर दिया, अपॉन में हाइड्रोजन के लिए 1 यूज़ किया, वो सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको हटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो R = 0.529 इंटू 9, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। R = 0.529 इंटू 9। तो रेडियस की जो वैल्यू है ना मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वो ये आएगी। अब क्वेश्चन के थ्रू आपको ये वाली डेरिवेशन कम्प्लीटली मुझे लगता है आ गई होगी, है ना। अब आप देख लेते हैं, अब देखते हैं इसकी वेलोसिटी के बारे में। रदरफोर्ड से साइंटिस्ट का सिर्फ ये क्वेश्चन था कि साइंटिस्ट का ये क्वेश्चन था कि उनकी रेडियस कौन डिसाइड करेगा, लेकिन बोर्स ने तो उनकी रेडियस के बारे में, उनकी वेलोसिटी के बारे में और इनफैक्ट उनकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन कर दिया था। तो ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के अंदर, बोर्स मॉडल के अंदर, तो हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी ये बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत इजी है, आपको आ जाएगी, बस थोड़ी सी देर ध्यान से सुनना, राइट। तो सिंस कोलम्बिक फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। मैं दोबारा से शॉर्ट रिवीजन कराती हूँ। कोलम्बिक फोर्स क्या होती है, कोलम्बिक फोर्स वही प्लस माइनस चार्ज वाली फोर्स, राइट। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं कोलम्बिक फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाओगे तो वो बाहर निकलने की टेंडेंसी को एक्सपीरियंस करता है, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो और एक और अपने थर्ड पोस्टुलेट में बोर ने ये भी बोला था ना कि MVR यानी एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होता है। इसका मतलब साफ होता है कि जहाँ पे ये कंडीशन लाई करेगी वहीं पे ऑर्बिट बनेगा। तो ये चीज़ें तो दोनों चीज़ें हर जगह पर यूज़ होंगी ही होंगी। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमने नॉर्मली R की वैल्यू पहले से ही लिख रखी है जो हमने पहले वाले फॉर्मूले में सॉल्व करी थी।
मतलब कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, कांस्टेंट को भी छोड़ देना है, उनकी वैल्यूज़ को पुट नहीं करना है, वो वाली वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया ये इक्वेशन, क्योंकि हम पुट करने वाले हैं अपने डेरिवेशन में। अब क्या होता है, यहाँ पे हमें एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। इस कंडीशन में हमें वेलोसिटी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन की, तो हम सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी एम आर को हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके इक्वल के ये दोनों ही चीज़ें डिवाइड में आएंगी। तो v इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई और एम आर को मल्टीप्लाई में एग्जैक्ट हमने यू ही ले लिया। तो अब यहाँ क्या किया हमने, ये इतनी बड़ी सी इक्वेशन देख के मत डरना, सुनो। v इज इक्वल्स टू v, सबसे पहले v को ऐसे ही लिखा, इसको ऐसे ही लिखा, n को ऐसे ही छोड़ दिया, h को नॉर्मली ऐसे ही क्या करा। अब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ r की ये जो बड़ी वैल्यू थी ना, ये जो बड़ी वैल्यू थी, इसको हमने r की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब हमने क्या करा, v इज इक्वल्स टू एन एच स्क्वायर। एन एच स्क्वायर किस लिए यूज़ हुआ है, नॉर्मली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब मैं आपको नॉर्मली सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, v इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर के इक्वल है, राइट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे r की वैल्यू पुट करनी है, हमने यहाँ पे r की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही हम r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, जैसे ही हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ कंडीशन ऐसे बन के आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई एम 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर, एंड फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करके और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू बल पर जब हम रेडियस की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन, एन एच स्क्वायर फॉर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एम टू स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, अब इसमें से जो जो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो जो वैल्यू सेम है हमने उसे कट करना है, ओके। तो यहाँ पे 2 पाई है तो हमने यहाँ से सबसे पहले 2 से कैंसिल करा 2 को, फिर उसके बाद में पाई से कैंसिल किया पाई स्क्वायर को, अब सिर्फ पाई बचेगा, राइट। एम से एम को कैंसिल कर दिया, 2 स्क्वायर से स्क्वायर को एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, 2 स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, राइट। तो अब हमारे पास जो v की शॉर्ट वैल्यू बची है सब कुछ काटने के बाद, तो v इज इक्वल्स टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अब हमारे पास ये वैल्यू बची है v की। ये सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ को कट करने के बाद अब हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो वेलोसिटी में भी हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट की वैल्यू वेरी करेगी, तो सिर्फ उन दोनों चीज़ों को छोड़ के हमें क्या करना है, बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट करके उसे सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखी है। तो बेसिकली सारे कांस्टेंट की वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 2.188 इंटू 10⁻⁶, राइट। और यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर की वैल्यू वेरी करेगी, तो इन दोनों को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वेलोसिटी की जो फाइनल इक्वेशन बन के आएंगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला वो ये है, v इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ही हमारी वेलोसिटी की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में, फिर हमने बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा, फिर हमने बोर का थर्ड पोस्टुलेट भी पढ़ा, फिर हमने स्टेशनरी ऑर्बिट पढ़े, और फिर उसके बाद में हमने कवर किया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी डेरिवेशन देखी, और अब देखी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेरिवेशन। अब हम करेंगे एनर्जी। अब बोर ने हमें एनर्जी भी बताई एक इलेक्ट्रॉन की। तो आप देख लेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं सारी की सारी इन तीनों डेरिवेशंस में क्या किया है बोर ने, दो चीज़ें कॉमन है कि हमें क्या प्रूफ करना है, कोलम्बिक फोर्स इक्वल होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और उनका फॉर्मूला कोलम्बिक फोर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q1Q2/r², और कोलम्बिक फोर्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं mv² अपॉन r। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, अब हमने
एनर्जी के डेरिवेशन के लिए यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स को सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल शो कर दिया है। अब हमने कोलम्बिक फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा K(Q1Q2)/r²। उसके इक्वल हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया mv²/r², है ना। अब हमने क्या किया, हमने बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दी इस इक्वेशन में, हाफ से मल्टीप्लाई कर दी हमने बोथ साइड पूरी की पूरी इक्वेशन को। अब हमने जब हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये हाफ KZ²/r हो गया, इज इक्वल्स टू में हमने फिर हाफ से mv² की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हाफ mv² हो गया। अब आपको कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, आ रहा है? बिल्कुल सही। अब हाफ mv² हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे हाफ mv² की जगह काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दिया और इज इक्वल्स टू में हाफ KZ² को रहने दिया। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर आ गया, राइट। अब क्या होता है, अब हम लोग 12th क्लास से फॉर्मूला लेकर आए हैं, बट इट इज़ टू यूज़फुल इन पार्टिकुलर डेरिवेशन, तो हमें ये यूज़ करना ही पड़ेगा बिकॉज हमको डेरिवेशंस तो अगर आएंगी तो हमें वो सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी ना एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे वो। तो अभी हमने क्या किया, 12th क्लास से हम ये फॉर्मूला लेके आए पोटेंशियल एनर्जी का। अब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K(Q1Q2)/r। क्या होता है K(Q1Q2)/r। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला से अगर रिलेट करोगे ना तो कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला K(Q1Q2)/r² होता है, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है K(Q1Q2)/r। और क्या करते हैं, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में हम साइन को, चार्जेस का जो भी साइन होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी पे प्लस चार्ज है तो हम उसे भी इंक्लूड करेंगे और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसे भी इंक्लूड करते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी में हमने माइनस का साइन लगाया, माइनस यूज हो रहा था KZ²/r, KZ²/r। ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था K(Q1Q2)/r। Q1 की जगह हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा Z इंटू ई को, एटॉमिक नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चार्ज को, और Q2 की जगह हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले ओनली चार्ज को। तो हमने जब Q1 की जगह ZE की वैल्यू पुट करी और ZE पुट कर दिया बिकॉज एटॉमिक नंबर इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और Q2 की जगह हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KZ²/r। अब क्या करेंगे, हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में ऐड कर देंगे। और जब हम इन दोनों एनर्जीज को आपस में ऐड करेंगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि -1 में से हाफ गया, बाकी तो KZ²/r KZ²/r दोनों में सेम है, तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। अब ये पूछते हैं -1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा, तो टोटल एनर्जी हमारी क्या आएगी, -हाफ KZ²/r। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, -हाफ KZ²/r। अब आपको यहाँ क्या करना है, रेडियस का वही भयानक सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है। तो चलिए, -हाफ KZ²/r। अब हमने जब रेडियस का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में था वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, जो ऊपर मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ गया। तो ऐसे करके हमारी इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। तो इज इक्वल्स टू हाफ KZ² 4π² MKZ² और अपॉन में n²/h²। अब यहाँ पे जो जौन सी वैल्यूज़ होंगी वो वेरी करेंगी, हम उसे बिल्कुल भी कांस्टेंट वैल्यू की तरह वो नहीं कर सकते। एक फिक्स वैल्यू मान के हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर Z² और n² को ही ऐसे ही छोड़ देंगे, Z² को और n² को। Z 2 बार Z था ऊपर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो Z² अपॉन n² को तो ऐसे ही n² का तो n² ही रहेगा, है ना। और बाकी सारे कांस्टेंट की जब हमने आपस में मल्टीप्लाई की, इनकी फिक्स वैल्यू की मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया -13.6। और यहाँ पे हमने वेरी करने वाली वैल्यूज मीन्स एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर को ऐसे ही छोड़ दिया, Z² अपॉन n² को ऐसे ही छोड़ दिया। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स अब हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की डेरिवेशन भी कंप्लीट कर ली है। अब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। आप ये याद रखना है ना। और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिनिश हो गई है। हाँ, अब इसके बाद आते हैं एनर्जी डिफरेंस पे। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। अब वो किसी भी लेवल के साथ किसी भी ऑर्बिट के थ्रू आपसे ये पूछ लेंगे एग्जामिनेशन में कि बताइए इसके अकॉर्डिंग, इससे रिलेटेबल इसकी एनर्जी कितनी थी, इस ऑर्बिट से रिलेटेबल इसकी एनर्जी कौन से वाली की एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन सी वाली की कम होगी। तो मैं बताती हूँ, न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन सबसे पास होगा, वो न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में सबसे पास वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास कम एनर्जी होगी। लेकिन जैसे जैसे इनका शेल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। इसके हिसाब से हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते रहेंगे वैसे ही वैसे इनकी एनर्जी क्या करेंगी, इंक्रीज करती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, देख लो। E2 माइनस E1 की जब हम E2 माइनस E1 का जब हम डिफ्रेंसीशन निकालेंगे 4 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए, ओनली इसीलिए, ओके। जब हम E2 माइनस E1 का डिफ्रेंसीशन निकालेंगे तो -3.4 प्लस 13.6 तो आ जाता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब E3 माइनस E2 का निकालेंगे डिफ्रेंसीशन तो ये वैल्यूज़ आएंगी। तो इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, बस आपको इसमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये एनर्जी के लिए डिफरेंस आप देख लेना, है ना। मैंने आपके लिए नोट्स तो बना दिए। और हमेशा क्या होगा, E2 माइनस E1 की एनर्जी लेवल जो होगा वो ग्रेटर देन होगा E3 माइनस E2 से, और ये फिर बड़ा होगा E4 माइनस E3 से, फिर ये बड़ा होगा E5 माइनस E4 से, और ऐसे ही आगे ये पैटर्न चलता जाएगा एंड सो ऑन, है ना। बस क्या याद करना है, न्यूक्लियस के पास वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम, और जो न्यूक्लियस से बाहर जाता रहेगा इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो जैसे लास्ट ऑर्बिट होता है ना एक न्यूक्लियस, वो एटम के अंदर लास्ट ऑर्बिट होता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन के पास होगी, जो लास्ट ऑर्बिट में बैठा हुआ होगा। अब देखते हैं सक्सेस ऑफ बोर मॉडल। तो अभी नहीं यार, अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले पोस्टुलेट्स कंप्लीट करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोला उन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट में बोला, इफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द स्टेशनरी स्टेट देन इट डज नॉट लूज एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट किसे कहते हैं, ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिट को, यानी न्यूक्लियस के सबसे पास वाले ऑर्बिट को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के सबसे पास वाले ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और इसे ही स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये बोल रहे हैं बोर अपने फोर्थ पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना ग्राउंड स्टेट वाले, वो कभी भी अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इन पर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबसे पहले अगर हम उसको एनर्जी देंगे ना तो वो अपने लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले रिमूव करता है। अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो इसके लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को छुटाने के लिए। तो हमेशा याद रखिए, अपने ग्राउंड स्टेट वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई किसी भी एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सबसे ज़्यादा ग्राउंड स्टेट पर है, इसके स्टेशनरी ऑर्बिट में है, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है, तो वो उसे किसी भी कीमत पे न्यूक्लियस जाने नहीं देता इजीली, है ना। तो फोर्थ पोस्टुलेट में बोर ने यही बोला है। फिफ्थ पोस्टुलेट में उन्होंने क्या किया, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये उसका एनर्जी डिफरेंशिएशन बिटवीन टू लेवल्स, तो ये उसका फिफ्थ पोस्टुलेट ही है बोर का, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर समझाया था, है ना। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है, सेम थिंग है। अब सिक्स पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा, सिक्स पोस्टुलेट में बोर ने ये कहा कि then the emission and observation of energy in the form of radiation can occur only when electrons jumps from the stationary state to another। अगर आप किसी भी एटम के अंदर लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी वो अपने
इलेक्ट्रॉन आप एनर्जी दोगे ना, तो वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। अगर आप एनर्जी दे रहे हो और अगर आप एनर्जी उससे रिलीज़ करवा रहे हो, उससे एनर्जी ले रहे हो, तो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से बाहर वाले शेल से वापस अंदर वाले शेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट को हम फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को हम थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। अब आयोनाइजेशन क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। एनर्जी जो एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देती है। ग्राउंड स्टेट मीन्स अंदर वाले में जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे ना, तो वो अपने अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। अपने ग्राउंड स्टेट से बाहर वाली एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र होना किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया हमारे को, ये हमें यहाँ पर क्लियर हो गया, राइट। और उसके आगे क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अभी हम इसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनली कि बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग उन्हें क्या क्या सक्सेस मिली, उन्होंने क्या क्या सक्सेस अचीव करी। ठीक है। तो बोर ने क्या हुआ, बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोर का मॉडल भी मज़ा नहीं आया यार इन लोगों को, तो इन्होंने क्या बोला कि जो बोर का मॉडल है ना, वो भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है ना, अभी आगे और भी तो साइंटिस्ट आएंगे। तो Bohr theory helped in circulating energy of an electron in a particular orbit of hydrogen. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए बोर ने क्या किया था, एनर्जी बता दी थी, रेडियस बता दी थी। और बोर मॉडल कोड एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी बता दिया था। और लास्ट थिंग इज बोर मॉडल ऑल्सो a connect for the existence so many lines in hydrogen spectrum। ओके, तो ये इसके कुछ सक्सेस पार्ट्स थे बोर मॉडल के। और अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये तो प्लैंक्स ने बताई है, तो हम ये बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। यस, बोर्स मॉडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई नो कि ये थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू and best of luck for your examination, any kind of examination like your 11th main examination or your competitive examination, and bye bye all of you।